हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 22 फरवरी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करिए। जो भी डिटेल आपको बताई जाए उसे ध्यान से सुनिए और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका जवाब कमेंट में जरूर दिया करिए। तो आइए बिना समय खराब की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि डेली करंट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस IMLD प्रतिवर्ष आप किस दिन मनाते हैं? आपके ऑप्शन है 21 फरवरी, फरवरी का तीसरा सोमवार, फरवरी का तीसरा रविवार या फिर 20 फरवरी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा 21 फरवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपने 21 फरवरी को बनाया। 2022 की थीम रखी गई थी बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियों और अवसर। ये इस बार की थीम थी। UN के द्वारा अपनी मातृभाषा का जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो भारतीय व्यवसाय जलवायु परिवर्तन के लिए चिंता में किस स्थान पर रहा है? भारतीय व्यवसाय जलवायु परिवर्तन के लिए चिंता में किस स्थान पर रहा? छठे, आठवें, पांचवें या फिर 10वें? तो 2 नंबर का सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5वें स्थान पर रहा है। आइए, तो डेलॉइट 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार भारतीय व्यवसाय जलवायु परिवर्तन के लिए अपनी चिंता में 5वें स्थान पर रहा है। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है क्योंकि वर्तमान में जलवायु का मुद्दा जो है वो बहुत ही ज़्यादा भड़का हुआ है। हाल फिलहाल में एक सम्मेलन आपके हुए थे COP26, काफ़ी महत्वपूर्ण रहे थे और चर्चा में रहे थे। आप सभी को कमेंट में जवाब देना है कि COP26 कहाँ हुए थे। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसको भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से नवाजा गया है? तो निम्नलिखित में से किसको भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से नवाजा गया? कोल इंडिया लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, NTPC लिमिटेड या फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड? तो 3 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड। इसे ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया है। कोल इंडिया को यह सम्मान कोलकाता में उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में दिया गया। तो ये बात भी दोस्तों आपको याद रखनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत महत्वपूर्ण है ये। निम्नलिखित में से किसने अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर द पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक एक नई पुस्तक लिखी है? तो अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन ये पुस्तक किसकी है? जयंत घोषाल, धीरेन्द्र झा, चंद्रचूड़ घोष या उमादास गुप्ता? तो 4 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उमादास गुप्ता। अब आप इनका नाम याद रखिएगा कि उमादास गुप्ता जी ने इस पुस्तक को लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी है। चले, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? पंकज त्रिपाठी, मनिका बत्रा, दीपिका पादुकोण या नीरज चोपड़ा? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनिका बत्रा। इन्हें आप याद रखेंगे। तो ये हैं आपकी मनिका बत्रा। अब बात हो रही है एडिडास की। 1924 आपको स्थापना देखने को मिलता है, मुख्यालय आपको देखने को पड़ता है जर्मनी। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बढ़िया है। चले, वेरी गुड, बेहतरीन। आप सभी को कमेंट में जवाब जरूर देना है कि मनिका बत्रा जी किस खेल से संबंधित हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेबी ने AIF वैकल्पिक निवेश कोष उद्योग के विकास की निगरानी के लिए अपनी वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। इस नवीनीकृत समिति के अध्यक्ष कौन हैं?
तो सेबी ने अपनी नई सलाहकार नीति का गठन किया था। उस समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं आपसे पूछा गया है। एन.आर. नारायण मूर्ति, क्रिस गोपाल कृष्णन, नंदन नीलकेड़ी या फिर सलिल पारेख। 6 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एन.आर. नारायण मूर्ति। तो इन्हें आप याद रखें, क्वेश्चन अच्छा है। चलिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे आप सेबी कहते हैं, उसने अपनी सलाहकार समिति में 20 सदस्यों को रखा है, यानी कि 20 सदस्यों की गठन किया है। इसके अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं एन.आर. नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। इसे याद रखेंगे, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो विश्व बैंक की IBRD शाखा ने हाल ही में किस परियोजना की कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक और उड़ीसा की राज्य सरकारों के लिए $115 मिलियन की ऋण को मंजूरी दे दी? तो $115 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी गई है कर्नाटक और उड़ीसा के लिए। उस योजना का नाम आपको बताना है। तो ड्रीम, शील्ड, मेट्रो या फिर रिवॉर्ड। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिवॉर्ड। इसे याद रखिए। भारत सरकार, कर्नाटक और उड़ीसा की राज्य सरकारों ने अभिनव विकास रिवॉर्ड कार्यक्रम के माध्यम से वाटर शेड को फिर से जीवंत करने के लिए विश्व बैंक के साथ कुल $115 मिलियन या लगभग 869 करोड़ रुपए के ऋण के समझौते को मंजूरी दे दी है। इसे आप याद रखेंगे। अब बात हुई है विश्व बैंक के मुख्यालय की। तो मुख्यालय वाशिंगटन DC है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, पोटोमैक नदी के किनारे। याद रखिएगा। इसका गठन आपने जुलाई 1944 में किया है। इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अ नेशन टू प्रोटेक्ट नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आज आपकी 2 पुस्तकें हो चुकी हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। अ नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? नारायण राणे, प्रियम गांधी मोदी, मनसुख मंडाविया या फिर प्रणब मुखर्जी। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रियम गांधी मोदी। इन्हें आप याद रखें। प्रियम गांधी मोदी के द्वारा अ नेशन टू प्रोटेक्ट लिखी गई है, जिसका विमोचन मनसुख मंडाविया हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किया जाएगा। आप सभी को कमेंट में जवाब देना है कि पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों ही पुस्तक किसके लिए हैं और इसको किसने लिखा है? पैराडॉक्सियल और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, और ये आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। याद रखिएगा दोस्तों। तो बल के सभी कर्मियों को केंद्रीय बल वेतन पैकेज प्रदान करने के लिए किस बैंक ने असम राइफल्स के साथ भागीदारी की है? PNB ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अभी आपको पता है IBA की एक बैठक हुई थी भारतीय संघ की, जिसमें बड़े बैंकों के चैम्बर में बैंक ऑफ बड़ौदा को टॉप स्थान हासिल हुआ था। तो अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने असम राइफल्स के साथ केंद्रीय बल वेतन देने की भागीदारी को या समझौते को मंजूरी दी है। याद रखेंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी चर्चा में है, इसे याद जरूर रखें। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने असम राइफल्स के सभी कर्मियों को बड़ौदा केंद्रीय बल वेतन पैकेज प्रदान करने के लिए सबसे पुराने अर्धसैनिक बल असम राइफल्स के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। बात हो रही है BOB की। तो BOB का हेडक्वार्टर पड़ता है अलकापुरी, बड़ोदरा में। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 में की गई थी। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि असम राइफल्स की स्थापना कब की गई थी, जो कि हमारा सबसे पुराना अर्धसैनिक बल माना जाता है। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो भारत सरकार के द्वारा हील बाय इंडिया, ये किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के शैक्षणिक संस्थानों में सुधार के लिए एक पहल रखी गई है? हील बाय इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, कृषि या फिर स्वास्थ्य। तो 10 नंबर का सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वास्थ्य। ध्यान रखेंगे, भारत सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए हील बाय इंडिया की पहल को बढ़ावा दे रही है। याद रखेंगे। चलिए बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 11 की। तो केंद्र ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नामक एक नए अभियान को अधिसूचित किया है। यह अभियान किस योजना के तहत शुरू किया गया? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना
या फिर अटल पेंशन योजना? तो 11 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू करेगा, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए एक घर घर वितरण अभियान है। इसे ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष स्टार्ट की गई थी, इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। कमेंट में जवाब जरूर दिया करिए, उससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। जब आप चीज़ों को खोजेंगे, जब आप चीज़ों को सर्च करेंगे और जब आप उसका जवाब देंगे, इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। इसे याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 का प्रतिष्ठित समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली, जयपुर, मुंबई, चेन्नई। सही जवाब है हमारा मुंबई। तो इसे याद रखिएगा, मुंबई में किया गया है दादा साहब फाल्के का आयोजन, जो कि 2022 का रहा। फिल्म ऑफ द ईयर के रूप में हमने पुष्पा को चुन लिया है। बेस्ट अभिनेता के रूप में हमने रणवीर सिंह को चुन लिया। बेस्ट अभिनेत्री के रूप में हमने कृति सेनन को चुन लिया है। इन्हें आप याद रखें दोस्तों। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको खूब सारा शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली करंट का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी एक भी करंट मिस ना होने पाए। चलिए, मैं मुलाकात करता हूँ कल नए करंट नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।